अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल भाबा हेयर फ्रॉम तबानीज़ स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। आज की तारीख में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू पेपर दैट इज़ बीइंग एडेड इन द न्यू एजुकेशन स्कीम ऑफ द आई कैप दैट हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द आई कैप फॉर 2025। और वो न्यू पेपर जो है वो हमारे पास है कैफ 3 के नाम से, जिसको हम डाटा का पेपर के नाम से भी जानते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों आईकैप ने इस पेपर को ग्रुप ए के अंदर इंट्रोड्यूस किया। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर द फाइनेंस प्रोफेशनल टू लर्न सम बेसिक टेक्नोलॉजीज एंड सम बेसिक लैंग्वेज एंड द जार्गन्स ऑफ द आईटी एट दिस स्टेज। और हम ये भी जानेंगे कि फ्यूचर के अंदर इस पेपर का आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि डाटा का पेपर जो है वो नई एजुकेशन स्कीम 2025 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इस पेपर का जो कोड है वो कैफ 3 है। और ये पेपर जो है वो ग्रुप ए के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये पेपर जो है बच्चा पीआरसी के निकलने के फ़ौरन बाद अगर ग्रुप ए के 3 पेपर भी सेलेक्ट करता है तो डाटा का पेपर उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाएगा। और इस डाटा का पेपर को हैंडल करने का और इसको समझने का और उसको बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होगी, आज की तारीख में हमारा एजेंडा है कि इसको हम समझें। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि डाटा के पेपर का नाम एक्चुअल में कैफ 3 डाटा सिस्टम एंड रिस्क है। और आईकैप की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपनी पूरे सिलेबस ग्रिड को इसी हिस्सों में तोड़ा है। यानी कि अगर आप ये देखें तो ग्रिड के अंदर डाटा सिस्टम एंड रिस्क, यानी कि जो पेपर का नाम है उसी पेपर के नाम के हिसाब से उसने ग्रिड में आपको उसी हिसाब से ब्रेकअप दिया है। यानी कि ये पेपर आपको डाटा के बारे में बताएगा, ये पेपर आपको सिस्टम के बारे में बताएगा और ये पेपर आपको रिस्क के बारे में बताएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। दैट्स व्हाई it can be said that this paper can be highly related and correlated with the technology। और यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल जार्गन ज़्यादा पढ़ेंगे रादर देन हम फाइनेंशियल एंगल को इतना नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे टेक्निकल जार्गन ज़्यादा पढ़ेंगे। ये पेपर अपनी नौयत में यूनिक इसलिए भी है क्योंकि पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर किसी पेपर के अंदर ख़ास एरिया तो है लेकिन कोई ख़ास पेपर ना था और ना है। मतलब बहुत अरसा पहले जब मॉड्यूलर सिस्टम होता था तो हमारे पास आईटी का एक पेपर होता था जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि वहाँ पे वो चीज़ें होती थी जो वहाँ से कैरी फॉरवर्ड भी की गई हैं। लेकिन हालिया कुछ 2 स्कीम तक भी अगर हम देखें तो आईटी का कोई ख़ास पेपर आपको पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर नहीं मिलता था। ऑल्दो इसका बहुत सारा पार्ट एंड पार्सल हमने पीआरसी 5 आईटीपी के अंदर भी देखा है, हमने एमएफए के अंदर भी आईटी का एक अच्छे खासे 2 से 3 चैप्टर्स देखे हैं, हमने आईटी को जो है वो ऑडिट के अंदर भी आईटी ऑडिट के एंगल से भी देखा है, हमारे पास एसपीएम के नाम का एक पेपर होता था हमने उसके अंदर भी देखा है, हमने एमएसए के अंदर भी उसको जो है वो देखा था। तो आईटी बहुत दफ़ा जो है वो बहुत सारे पेपर्स के अंदर स्केटर्ड वे के अंदर तो टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन फुल फ्लैज आईटी का पेपर लाना itself speaks a lot about the importance of IT in the portfolio of the finance professionals like chartered accountancy। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि कैफ 3 एक्चुअली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, डाटा सिस्टम एंड रिस्क, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और हम ये भी अगर देखें तो जैसा आईकैप की प्रैक्टिस रहती है कि डाटा को पढ़ाने के लिए 40 से 45 आवर्स, सिस्टम को पढ़ाने के लिए 40 से 45 आवर्स और रिस्क को पढ़ाने के लिए 30 से 40 आवर्स, यानी कि कुल मिला के कम से कम आईकैप आपको ये रिकमेंड करता है कि 110 और 140 घंटे आपको इसकी टीचिंग में देने चाहिए। अच्छा, ये जो टीचिंग आवर्स हैं ये ऑलमोस्ट हर पेपर के सिमिलर ही रहते हैं, ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये है कि ये पेपर, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पेपर किसी भी लिहाज से, टीचेबल आवर्स के लिहाज से आप इसको हल्का इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आईकैप ने इस पेपर के जो आवर्स रखे हैं वो उतने ही रखे हैं जितने बाकी दूसरे फाइनेंस पेपर के रखे हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि उसकी वेटेज भी सामने दे दी गई है। अगर हम देखें तो डाटा की पेपर बाकी तमाम ग्रिड के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल डाटा आपका 35 मिनिमम 45 मैक्सिमम टेस्टेबल एरिया बन सकता है, सिस्टम आपका 30 से 40 एरिया में टेस्ट होगा, यानी कि 30 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। और रिस्क के एरिया जो है वो 20 से 30 यानी कि 20 मिनिमम और 30 मैक्सिमम। तो इस तरीके से आईकैप ने इसको जो है वो प्रेजेंट किया और हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा का पेपर हमारे पोर्टफोलियो में, जब हम अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर रहे होंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में कितना टाइम लेगा, कितना हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी और किस तरीके से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो हमने जो डिकोड किया वो डिकोड ये किया कि डाटा का पेपर विल टेक द मैक्सिमम लीड और विल कवर द मैक्सिमम एरिया इन योर पेपर
may cover the maximum area in your paper, system will take the second lead, और रिस्क जो है वो थर्ड लीड के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा अगर आईकैप ने रिलीजियसली और स्ट्रिक्टली इस ग्रिड को फॉलो किया। ऑल्दो इट मे डेविएट फ्रॉम दिस ग्रिड स्लाइटली, डिविएट भी कर सकता है, लेकिन पहला जो है वो डाटा लेगा, दूसरा सिस्टम लेगा और तीसरा जो है वो रिस्क लेगा। ये हमने पहले इसकी डिकोडिंग करी है और ये कुल मिला के आपके पास 100 मार्क्स होंगे। आइए जरा से नीचे आते हैं। आईकैप ने डिटेल भी बताया है कि डाटा के अंदर वो आपसे क्या क्या टेस्टिंग करेगा। तो इसको डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि सर ये प्रोफिशिएंसी लेवल और ये जो टेस्टिंग लेवल है वो क्या है। अच्छा, आईकैप ने अपनी एजुकेशन स्कीम के अंदर जब भी वो एजुकेशन स्कीम आपको देता है तो आईकैप हमेशा आपको बताता है कि भाई हमारे हिसाब से प्रोफिशिएंसी लेवल 3 किस्म के हैं। पहला है P1, दूसरा है P2 और तीसरा है P3। और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आईकैप और हर पैरेलल क्वालिफिकेशन expects and recommends students to take the complexity level of each and every topic based on this proficiency level given in the education scheme या in the exam structure। यानी कि अगर P1 है तो आईकैप इस P1 के हिसाब से ये कहता है कि भाई बच्चे से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फाउंडेशन लेवल की नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। P2 का मतलब है कि इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज होनी चाहिए और P3 का मतलब ये है कि एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। हम इससे ये समझते हैं कि फाउंडेशन लेवल का मतलब ये है कि आईकैप जो है वो डेफिनेशन तक हद रहेगा, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन तक चला जाएगा। ठीक, इंटरमीडिएट लेवल का मतलब ये है कि आईकैप आप से जो है वो भारी भरकम किस्म के क्वेश्चन वर्ब पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे कह सकता है इसको डिस्क्राइब करें, फॉर एग्जांपल आपसे कह सकता है इसको परफॉर्म करें, परफॉर्म, डिस्क्राइब, एनालाइज, ये इस तरह के क्वेश्चन वर्ब हम समझ सकते हैं कि P2 के लेवल के ऊपर आईकैप आपसे पूछ सकते हैं। यानी कि बच्चे के पास इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि मिडिल लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इसको ये तो पता हो कि ये क्या है, साथ में ये भी पता हो कि ये क्यों है, और इसकी थोड़ी बहुत आपको एनालिसिस भी आनी चाहिए। जबकि P3 लेवल के ऊपर, एडवांस लेवल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो आईकैप आपसे भारी भरकम किस्म के क्वेश्चन वर्ब पूछ सकता है, जैसे कि इवेल्युएट, जैसे कि क्रिटिकली इवेल्युएट। ये इसका मतलब ये है कि एडवांस लेवल के अंदर आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यानी कि बोथ साइड्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स विद कंक्लूजन आपको पता होनी चाहिए। ये आईकैप आपसे एडवांस लेवल पे एक्सपेक्ट करता है। तो P1 और P2 और P3 आईकैप आपको बताता है कि भाई जिस टॉपिक के बराबर मैं P1 लिखा हुआ हूँ तो आई वुड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर द सेट टॉपिक एट द फाउंडेशन लेवल। if I means an ICAP has given you the P2 a level of any set topic, it means the ICAP expects students to prepare that particular topic at the intermediate level। और अगर P3 गिवन है तो आपको एडवांस लेवल के ऊपर वो टॉपिक को प्रिपेयर करना है, यानी कि आपको उसके आपकी खुद की एक राय भी उस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए, आपको प्रॉस भी पता होना चाहिए, पॉजिटिव साइड भी पता होनी चाहिए और नेगेटिव साइड भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आईकैप ने प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से इस पेपर को कहाँ डाला है, P1 में डाला है कि P2 में डाला है। तो अगर हम डाटा की ग्रिड के हिसाब से देखें तो हमें P1 भी नज़र आ रहा है, हमें P2 भी नज़र आ रहा है, P1 P2 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 P1। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर आईकैप आपसे कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, देयर सोर्सेज एंड कलेक्शन, इसको तुमने P1 की हद तक करना है। इसका मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ डाटा, उसकी सोर्सेज, उसकी कलेक्शन के अंदर कुछ सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता आईकैप के इस ग्रिड के हिसाब से। हम इसको डेफिनेशन की हद तक ले सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की हद तक ले सकते हैं, और आगे इसके टेस्टिंग लेवल पे भी दिया बात हुई थी, वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन P1 का मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन है कि P2, अब आप देखिए नीचे P2 आ गया, तो इस मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट को P2 जब दे दिया गया तो इस टॉपिक को, यानी कि डाटा गवर्नेंस, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट, डाटा स्टोरेज, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड एथिकल कंसिडरेशन के टॉपिक को P2 के लेवल पे, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे क्यों, क्या भी पता होना चाहिए, क्यों भी पता होना चाहिए और कैसे भी पता होना चाहिए, तो वो आगे तक जाएगा। इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और इसके अंदर भी छोटा सिनेरियो आईकैप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अ क्वार्टर पेज सिनेरियो, फुल फ्लेच जो है वो केस स्टडी हम इस पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक क्वार्टर पेज का सिनेरियो हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर भी हम देखते हैं P2 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 P1 P1 P2 P1, अभी तक डाटा के अंदर P1 P1 P1, डाटा के अंदर और सिस्टम के अंदर दोनों के अंदर P3 नहीं आया। और रिस्क की अगर हम बात करें तो भी P2 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 और यहाँ पे भी P2। तो इससे ही पता चलता है कि आईकैप इस लेवल को इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ही टेस्ट करेगा इस पेपर को। अच्छा, ग्रुप ए के जितने पेपर्स हैं
अगर आप उनको भी उठा के देखें तो हार्डली आपको कोई ऐसा एरिया मिलेगा जिसके अंदर P3 हो, चाहे वो MFA हो, FAR1 हो, FAR2 हो, आपको P3 हार्डली किसी लेवल पे मिलेगा, क्योंकि ICAP कहता है कि ग्रुप यानी कि जो कैफ का जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है वो है ही इंटरमीडिएट लेवल, तो मैं इससे बच्चे से एडवांस एप्लीकेशन कैसे एक्सपेक्ट करूँ। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर ये जो लेवल है इंटरमीडिएट लेवल है, और इसके अंदर P3 का ICAP ने लेवल नहीं दिया। बट हम इसको प्रिपेयर इस तरह करेंगे कि हम अपना कंक्लूजन भी ड्रॉ कर रहे होंगे, हमारी टीचिंग इस तरीके से होगी इस पेपर के लिहाज से कि हम अपना कंक्लूजन भी ड्रॉ कर रहे होंगे, हम इवैल्यूएशन भी कर रहे होंगे, और हम क्रिटिकली इवैल्यूएट भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये पेपर इस तरह का है कि ये अगर हमने इसको केस स्टडी के साथ कनेक्ट नहीं किया, हमने अगर इसको प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो इस पेपर की अहमियत और इस पेपर के अंदर आप बहुत जल्द बोर हो जाएंगे। तो अपने आप को बोर्ड इन्वायरमेंट से बचाने के लिए और बोर्ड मूड से बचाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें इसको केस स्टडी और प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे डेटाबेस की, अब यहाँ पे RDBMS डेटाबेस गिवन है, NoSQL डेटाबेस गिवन है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस गिवन है, ग्राफ डेटाबेस गिवन है। अब ये डेटाबेस फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो RDBMS जो डेटाबेस है वो यूजुअली बैंक्स इस्तेमाल करती हैं। NoSQL के अंदर MongoDB आता है, मोंगो डेटाबेस आता है, वो ज़्यादातर ऐसी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं जैसे कि जिसको हम राइड हेलिंग कंपनीज कहते हैं, जैसे कि करीम उबर, ये इस्तेमाल करती हैं कि किस तरीके से इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है वो अगर उनको स्टडी करना है तो वो MongoDB इस्तेमाल करती हैं, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ग्राफिकल डेटाबेस जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया जो है वो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। तो हमें ये केस स्टडीज़ लानी पड़ेंगी कि किस तरीके से हम जो है ना वो चीज़ों को ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ETL की बात करें, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये एक्चुअली it's kind of the technological devices that actually helps any collector of the data from the point of sale machine से वो डाटा को किस तरीके से मंथली रिपोर्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद डैशबोर्ड के अंदर लेकर आते हैं। तो ये ETL के अंदर हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे यूजिंग अ रियल ऑडिट और रियल प्रोफेशनल द वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल ऑफ द यूनिलीवर, और हम बहुत सारे बैंक्स को भी लेकर चल रहे होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि ICAP, इवन स्टेट बैंक, इवन SECP पाकिस्तान के अंदर अब प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट करता है कि यार उनको टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। डाटा का पेपर लाने की एक और वजह यह भी है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो सक्सेस है वो इक्वल हो जाएगी फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। ऑल्दो इक्वेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फाइनेंशियल बंदे को अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया ETL के एग्जांपल के, अगर उसको ये समझ में नहीं आया कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से डाटा कलेक्ट करने की जो है वो पावर क्या होती है और उसको किस तरीके से मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगा, या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम ये ERP सिस्टम के अंदर या जो स्टार्टअप्स होते हैं वो किस तरीके से जो है वो AWS अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज इस्तेमाल करके अपनी जो है वो सर्वर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, रादर देन फॉर एग्जांपल बाइंग द होल सर्वर्स, ये किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, या किस तरीके से जो बैंक्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी या फिशिंग अटैक्स को जो है वो मैनेज कर रही होती हैं, किस तरीके से जो है वो जैसे मैंने आपको बताया नेटफ्लिक्स हो गई, या ये यूज़र बेस्ड कंपनीज हो गई, कंटेंट क्रिएटर कंपनीज हो गई, राइड हीलिंग कंपनीज हो गई, करीम हो गई, ये डाटा को किस तरीके से, बिग डाटा को किस तरीके से एनालाइज करके जो है वो काम आगे निकालती हैं। इसी तरीके से सुपर स्टोर्स हो गए, वॉलमार्ट हो गया, दुनिया का कह सकते हैं कि द लार्जेस्ट स्टोर, वो किस तरीके से इतनी सारी इन्वेंटरी को मैनेज कर रहा है, किस तरीके से जो है वो फुटफॉल को मैनेज कर रहा है, और इवन डाटा की मदद से किस तरीके से जो है वो अपनी सेल्स को, अपनी ही कंपनी की सेल्स को बढ़ा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें एक फाइनेंस बंदे को आनी चाहिए। तो फाइनेंस खाली आना, यानी कि अगर आपको ISS के ऊपर ग्रिप है, आपको आइजाज के ऊपर ग्रिप है, ऑडिट के ऊपर, अगर आपको टैक्सेशन और टैक्स ऑर्डिनेंस आपको बिल्कुल रटा हुआ है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं उसके अंदर, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तो आपकी कॉर्पोरेट लेडर के अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाएगा। दैट्स एक्जैक्टली व्हाट द ICAP डज नॉट वांट। तो इसीलिए डाटा का पेपर लेकर आया ताकि आपको बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर, ऑल्दो आप ITB के अंदर से कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का एरिया कैरी फॉरवर्ड कर रहे होगे, लेकिन डाटा के अंदर आके आपको बहुत, और इसकी टेस्टिंग सिर्फ डाटा के पेपर के हिसाब से ही हो रही होगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, रिलेशनशिप्स के बारे में भी पता चलेगा और अहमियत के बारे में भी पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें टेस्टिंग 1, तो ICAP ने जिस तरह प्रोफिशिएंसी लेवल को बताया है, इस तरह उसने टेस्टिंग को भी बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल T1, T2 और T3। हमें ग्रिड से पता चलता है, ICAP की स्ट्रक्चर, इनिशियल स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ICAP अगर T1 कह रहा है, यानी कि टेस्टिंग लेवल 1 है, तो उसके अंदर जो आपके जो मार्क्स आ सकते हैं वो 8 मार्क का सवाल हो सकता है, एग्रीगेट 35 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 8 मार्क की टेस्टिंग हो सकती है, यहाँ पे 20 मार्क की टेस्टिंग हो सकती है, और यहाँ पे 25 मार्क की टेस्टिंग हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि ज़रा ICAP ने क्या किया है।
अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर कोई P1 हो यानी कि प्रोफिशिएंसी लेवल 1 हो तो उसके साथ T1 हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि लेवल P2 हो लेकिन टेस्टिंग T1 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अगर इसमें देखा तो ऐसा लगता है कि ये P1 है प्रोफिशिएंसी लेवल और उसकी टेस्टिंग भी 8 मार्क्स की हो सकती है, एग्रीगेट 35 मार्क्स पे जा सकती है। इसी तरीके से P2 T2, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये P2 और T1 है, यानी कि आपको इसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव डाटा के ऊपर जो आपकी टेस्टिंग होगी वो होगी तो फाउंडेशन उस पर इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग होगी वो 8 मार्क और 35 मार्क्स एग्रीगेट के हिसाब से हो रही होगी। तो ये टेस्टिंग लेवल भी आपको बता रहा होता है कि ICAP आपसे कितने मार्क्स का सवाल उस पर्टिकुलर सेट टॉपिक के ऊपर सोलो पूछ सकता है। तो ये भी हमें डाटा के पेपर को डिकोड करने में आसानी करती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम ये डाटा के ऊपर बात करें तो डाटा का जो ग्रिड है वो मेरे नज़दीक डाटा का ग्रिड बिल्कुल न्यू है फॉर दी स्टूडेंट्स, बिकॉज ये ग्रिड फॉर एग्जांपल डेटाबेस के ऊपर बहुत कम बात की गई है इनिशियल लेवल के ऊपर, यानी कि कैफ 3 से पहले। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ डाटा, प्रिस्क्रिप्टिव डाटा और इवन बिग डाटा के ऊपर भी बहुत कम बात की गई है, इवन पूरी इंटायर चार्टर अकाउंटेंसी के अंदर। तो डाटा का जो ग्रिड है वो एक बिल्कुल नया सेक्शन है फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न। दूसरी बात, जहां हम बात करते हैं सिस्टम्स की, तो सिस्टम को लेकर अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपका फिंटरनेट आ गया, IoT आ गया यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, या आपके ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये ICT का वर्ड है, यहाँ पे ERP का वर्ड है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम अमेजोन को स्टडी कर रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो हम प्रोसेस को ROI के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। फिर बहुत भारी भरकम किस्म के वर्ड जैसे कि AI आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, फिनटेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद मशीन लर्निंग, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। इसके अंदर हम चैट GPT और डीप सीक को पढ़ रहे होंगे। इसके बाद डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके MFA का पार्ट हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें आप MFA के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन डाटा के पेपर के बाद जब आप इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लग रही होंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें MFA का पार्ट हैं ऑलरेडी। इसी तरीके से अगर आप जब इसमें आएंगे व्हाट डू वी कॉल इज रिस्क के ऊपर, जब हम रिस्क के ऊपर आएंगे तो साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन रिस्क, बैंक्स को लाजमी पढ़ेंगे हम। IT जनरल कंट्रोल्स हैं, इंटेग्रिटी है, और इसके बाद जो है वो रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत सारी चीज़ें आप MFA में पढ़ रहे हैं। MFA का बाकायदा एक चैप्टर डेडिकेटेड है डिस्ट्रप्शन के हिसाब से, रिस्क के हवाले से। आइजो, हम रिस्क के आइजो का फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं, इसके हिसाब से डेडिकेटेड है। तो रिस्क का एरिया भी बहुत सारा MFA के अंदर है, और सिस्टम का एरिया भी बहुत सारा MFA के अंदर। एक डाटा का एरिया ऐसा है जिसको MFA के अंदर हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया और अब हम कैफ 3 के अंदर लेकर आ रहे हैं। मेरे कहने का आपको मतलब ये है कि कैफ 3 पढ़ने के बाद आपको MFA के भी ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आसान लग रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा जो मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है कि स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस ICAP क्या कहता है। कोबिट एक IT का फ्रेमवर्क है, और SPM का पार्ट जो अभी करंटली SPM है उसका पार्ट है ये कोबिट। तो कोबिट जो है वो आपने एक फ्रेमवर्क है IT का, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और ICAP आपसे कोबिट से रिलेटेड फ्रेमवर्क, उसका स्ट्रक्चर, उसके सिस्टम सब पूछ सकता है। उसके अलावा ISO 27005 या ISO का जो फ्रेमवर्क है ये MFA का पार्ट है, और नॉट स्पेसिफिक दिस ISO का पार्ट नहीं है, लेकिन 31,000 आई थिंक उसका पार्ट है। तो हम ये IT का जो रिस्क है, ISO 31,000 मेरे ख्याल है रिस्क का फ्रेमवर्क है, ये IT के रिस्क का फ्रेमवर्क है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी रिस्क के 2 स्पेसिफिक आइजोज हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्या रिसर्च है और उसका क्या रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, उसको पढ़ रहे होंगे। और ICAP आपसे एक्सपेक्ट करता है कि स्टेट बैंक, SECP, स्टेट बैंक हो गया या आपका SECP हो गया। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम पाकिस्तान के अंदर एक्ट काम करता है 2016, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ये हम इस पे से भी हेल्प ले रहे होंगे डाटा के पेपर के अंदर। अच्छा, तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको ऐसा नहीं कि ये पूरे के पूरा आपको ऑर्डिनेंस पढ़ना है या फ्रेमवर्क पढ़ना है, तमाम की तमाम जो है वो एग्जामिन्ड होंगी टू द एक्सटेंट ऑफ द मटेरियल प्रोवाइडेड इन द स्टडी टेक्स्ट। जितना स्टडी टेक्स्ट के अंदर मटेरियल आपका प्रोवाइडेड है उसको हम P1 और T1 के हिसाब से, और P1 और T1 के हिसाब से ही स्टडी टेक्स्ट के अंदर होता है, हम उसको उस हिसाब से पढ़ रहे होंगे। तो दिस इज हाउ आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डिकोड द कैफ 3, दैट इज डाटा सिस्टम एंड रिस्क पेपर। ज़बरदस्त किस्म का पेपर है, ज़बरदस्त किस्म की केस स्टडी जो है वो इसका पार्ट बनेगी, और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो इसका जो है वो एप्लीकेशन है। और ये पेपर जो है वो फाइनेंस प्रोफेशनल को टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी
इक्विप करेगा। तो आई होप कि आपको इस पेपर के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा और क्यों ये पेपर इंपॉर्टेंट है। बोरिंग पेपर बिल्कुल भी नहीं है, इसको एंटरटेनिंग बनाएंगे और इस पेपर को इतना लाइवली बनाएंगे कि आपको समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।